तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बेलार्ड नाम की इस एक तरह से सीरीज के बारे में, जो कि हमें 2001 तरह से 25 में हमें देखने को मिली है। तो इसी पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेलार्ड माइकल अलीमो और केंडल शेरवुड द्वारा निर्मित एक अमेरिकी पुलिस प्रक्रियात्मक टेलीविजन श्रृंखला है। 1-2 बॉश 2014 से 2021 और बॉश लिगेसी 2022 से 2025 का स्पिन ऑफ। इस शो का प्रीमियर 9 जुलाई 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ। इसमें मैगी क्यू ने एलएपीडी जासूस रेनी बेलार्ड की भूमिका निभाई है, जो माइकल कॉनेली की रेनी बेलार्ड उपन्यास श्रृंखला पर आधारित एक चरित्र है, जो 2017 से प्रकाशित है और हैरी बॉश के समान साहित्यिक ब्रह्मांड में घटित होती है। आधार: लॉस एंजल्स में स्थापित बेलार्ड जासूस रेनी बेलार्ड की कहानी है, जो लॉस एंजल्स पुलिस विभाग लैप्ट के नवगठित कोल्ड केस यूनिट डकैती हत्या प्रभाग आरएचडी की कमान संभालती है। मुख्य रूप से स्वयंसेवकों द्वारा संचालित और संसाधनों की कमी से जूझ रही इस यूनिट को दशकों पुराने हत्याकांडों को सुलझाने का काम सौंपा गया है। बेलार्ड लंबे समय से बंद पड़ी जांचों को फिर से शुरू करती है और भ्रष्टाचार और लीपापोती के एक ऐसे जाल का पर्दाफाश करती है जो पुलिस विभाग की गहराई तक पहुंचता है। यह सीरीज एपिसोडिक कोल्डकेस रहस्यों को एक रहस्यमयी साजिश से जुड़े एक सीजन लंबे धारावाहिक आर्क के साथ जोड़ती है। कलाकार और पात्र: मुख्य मैगी क्यू, जासूस रेनी बेलार्ड, दृढ़ निश्चयी, सहानुभूतिपूर्ण एलएपीडी अधिकारी जो कोल्डकेस यूनिट का नेतृत्व करती है। 3-4 कोर्टनी टेलर जमीरा पार्कर के रूप में एक पूर्व एलएपीडी अधिकारी जिसे बेलार्ड द्वारा कोल्ड केस यूनिट में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है, जो अपनी पिछली भूमिका में अनदेखा महसूस करने के बाद सच्चाई को उजागर करने के अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित है। 5 माइकल मोस्ले टेड रॉल्स के रूप में एक रिजर्व अधिकारी जिसे ठंडे मामलों पर रेनी बेलार्ड के काम की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया है। 6 रेबेका फील्ड, कोलिन हैटर्स, एक उत्साही स्वयंसेवक। 7 मार्टिना कास्त्रो के रूप में विक्टोरिया मोरोल्स, एक कानूनी प्रशिक्षु। 7 एमी हिल, टूटू के रूप में बेलार्ड की दादी। 7 जॉन कैरोल लिंच, थॉमस लाफोंट के रूप में एक सेवानिवृत्त पूर्व पुलिस अधिकारी जो कोल्डकेस यूनिट चलाने में बेलार्ड की सहायता के लिए लौटता है। एक अनुभवी जासूस और कुशल पूछताछकर्ता, लाफोंट बेलार्ड के जीवन में एक स्थिर और सहायक उपस्थिति के रूप में कार्य करता है। 8-9 पुनरावर्ती: नोआ बीन, काउंसिलमैन जेक परलमैन, एक चतुर लेकिन नेकदिल राजनेता जो अपनी बहन की हत्या की गुत्थी सुलझाने की उम्मीद में कोल्ड केस यूनिट का समर्थन करने के लिए साहसिक कदम उठाता है। 10 माइकल कैसिडी, आरोन, एक लाइफगार्ड और रेनी बेलार्ड के साथ कभी कभी रोमांटिक संबंध बनाने वाला। 11-12 रिकार्डो चाविरा, आरएचडी जासूस रॉबर्ट ओलिवस, एक सम्मानित, आकर्षक और करिश्माई जासूस जिसका रेनी बेलार्ड के साथ एक जटिल इतिहास है। 10 एलेन उई, नेल्सन हेस्टिग्स, एक चतुर और महत्वाकांक्षी राजनीतिक व्यक्ति, जेक परलमैन का पुराना दोस्त जो उसका समर्थन करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 10 हेक्टर ह्यूगो, कैप्टन बेरखेम के रूप में एक डकैती हत्या आरएचडी कप्तान और एक पुलिस का सिपाही जिसने बेलार्ड पर दाव लगाया था। वह न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अपनी टीम की ईमानदारी की बेहद परवाह करता है। 10 विशेष अतिथि कलाकार: टाइटस वेलिवर हैरी बॉश के रूप में एक सेवानिवृत्त एलएपीडी जासूस और निजी अन्वेषक, बॉश और बॉश लिगेसी से अपनी भूमिका को दोहराते हुए। 13-14 एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित, मूल रिलीज तिथि 15 एक खोई हुई आत्माओं का पुस्तकालय, जेट विल्किंसन, माइकल अलेमो और केंडल शेरवुड, 9 जुलाई 2025 रात में
बेलार्ड और उसका साथी एक संदिग्ध का पीछा करते हैं और बेलार्ड द्वारा उसे गोली मारने के बाद उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन उसका साथी उसे बताता है कि ओआईएस ने गोलीबारी पर अपने साक्षात्कार में जो सवाल पूछे थे उनसे पता चलता है कि वे उसे नौकरी से निकालना चाहते हैं। उस दिन कार्यस्थल पर वह जॉन डो मामले की समीक्षा करती है और पार्षद जेक परलमैन उसे अपनी बहन की हत्या की जांच में प्रगति न करने के लिए टोकते हैं। जॉन डो मामले में बेलार्ड उस जासूस से संपर्क करती है जिसने शुरुआत में इसकी जांच की थी और पाती है कि एलएपीडी ने उस मोटल में हुए झगड़े को छुपाया था जहां पीड़िता को आखिरी बार जीवित देखा गया था। बेलार्ड जासूस जमीरा पार्कर को एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी यूनिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है और वह कार्यालय पहुंचती है। टास्क फोर्स के अन्य सदस्यों से मिलने के बाद उन्हें पार्षद की बहन के मामले से संबंधित एक सबूत दिया जाता है जिसका बेलार्ड ने डीएनए परीक्षण कराया है। इसके बाद वह अपनी दादी के घर लौटती है और अपनी निजी समस्याओं पर चर्चा करती है जिसमें पिछले साल हुई एक घटना भी शामिल है। अगले दिन पार्कर मोटल की दोबारा जांच करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और आरएचडी को इसकी सूचना दी जाती है। कार्यस्थल पर बेलार्ड को पता चलता है कि स्वयंभू मानसिक सहकर्मी कोलिन हेटेरस की विलक्षणताएं मामले में बाधा डाल सकती है और पार्कर उसे बताती है कि वह जांच जारी नहीं रखना चाहती। कुछ ही समय बाद बेलार्ड को सूचित किया जाता है कि सबूतों में डीएनए पाया गया है और वह मामले के मुख्य संदिग्ध का डीएनए प्राप्त करने का प्रयास करती है लेकिन असफल रहती है। आरएचडी से जासूस ओलिवस, जिसका बेलार्ड के साथ इतिहास रहा है, पार्कर की जांच करने आता है और बेलार्ड उसे फटकार लगाती है। बाद में बेलार्ड पार्कर को स्थायी रूप से अपनी यूनिट में शामिल करने की कोशिश करती है, यह स्वीकार करते हुए कि ओलिवस द्वारा परेशान किए जाने और उसे फटकार लगाने के बाद उसे ठंडे मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पार्कर को यह बताकर शामिल होने के लिए मना लेती है कि उसने जॉन डो का मामला इसलिए लिया क्योंकि ओलिवस उसे सुलझा नहीं सका था। अगले दिन पार्कर मोटल पहुंचती है और वहां एक सफाईकर्मी को मृत पाती है। इस बीच बेलार्ड को बताया जाता है कि पार्षद की बहन का हत्यारा 2008 में एक अन्य ठंडे मामले, लॉरा विल्सन, का भी हत्यारा था। जब बेलार्ड उस मामले की हत्या की किताब की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि इसकी जांच हैरी बॉश ने की थी। 2 भूसे के हेर, जेट विल्किंसन, माइकल अलेमो और केंडल शेरवुड, 9 जुलाई 2025। 3 ब्योब, पैट्रिक कैडी, थानिया, सेंट जॉन, 9 जुलाई 2025। 4 बारूदी सुरंगे, पैट्रिक कैडी, जुलिसा कैस्टिलो, 9 जुलाई 2025। 5 अंधेरे में क्या किया जाता है, टोरी गैरेट, ब्रांडी निकोल, 9 जुलाई 2025। 6 सतह के नीचे, नेफ्टाइट nguvu लिज सियाओ लैन अल्पर, 9 जुलाई 2025। 7 सड़क पर कांटा, जॉन ह्यूर्टास, जॉन कोवेनी, 9 जुलाई 2025। 8 आखिरी कॉल, सारा बॉयड, गैलिसा मर्फ और थानिया सेंट जॉन, 9 जुलाई 2025। 9 संपार्श्विक, लोगान किबेंस, राल्फ गिफोर्ड, 9 जुलाई 2025। 10 रेखा का अंत, सारा बॉयड, माइकल अलेमो और केंडल शेरवुड, 9 जुलाई 2025। उत्पादन विकास बेलार्ड को आधिकारिक तौर पर 2023 में बॉश टेलीविजन जगत के अगले विस्तार के रूप में घोषित किया गया था। माइकल कोनेली, माइकल अलीमो और केंडल शेरवुड के साथ सहनिर्माता और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। यह शो कोनेली के उपन्यासों, जिनमें द लेट शो 2017, द डार्क ओवर्स 2021 और डेजर्ट स्टार 2022 शामिल है, से प्रेरित है। 16-17 बेलार्ड के कार्यकारी निर्माता माइकल कॉनेली, हेनरिक बास्टिन, माइकल अलीमो, केंडल शेरवुड, ट्रिश हॉफमैन, जेट विल्किंसन और मेलिसा ओएट है। जैस्मीन रस फैबेल एंटरटेनमेंट के तहत सहकार्यकारी निर्माता के रूप में काम करती है, जबकि जेमी बोस्कार्डिन मार्टिन और ट्रे बैचेलर भी
सहकार्यकारी निर्माता के रूप में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त थेरेसा स्नाइडर हिरोनिमस पिक्चर्स के लिए सहकार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य करती है। 18 शेरवुड और अलिमो शोरूनर के रूप में काम करते हैं। 19 फिल्माने पहले सीजन की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2024 में शुरू हुई और नवंबर 2024 में समाप्त हुई। बॉश फ्रेंचाइजी की दृश्य शैली के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए फिल्मांकन लॉस एंजिल्स में हुआ। 20-21 मुक्त करना श्रृंखला के सभी 10 एपिसोड 9 जुलाई 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किए गए। 22 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 10 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। 23 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 5 आलोचकों के आधार पर 100 में से 82 का स्कोर दिया, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। मार्गरेट डेनिस क्विगली 2, जन्म 22 मई 1979। 3, जिन्हें पेशेवर रूप से मैगी क्यू के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने हांगकांग में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत एक्शन फिल्मों जेनवाई कॉप्स 2000 और नेकेड वेपन 2002 में मुख्य भूमिकाओं के साथ की और फिर अमेरिकी प्रोडक्शन मिशन इम्पॉसिबल 3 2006, लिव फ्री और डाई हार्ड 2007, प्रीस्ट 2011 और द प्रोटेग 2021 में दिखाई दीं। उन्होंने डायस्टोपियन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म डाइवर्जेंट 2014 में तोरी वू का किरदार निभाया और सीक्वल इंसर्जेंट 2015 और एलिगेंट 2016 में भी अपनी भूमिका दोहराई। 4 क्यू ने CW एक्शन थ्रिलर सीरीज निकिता 2010 से 2013 में शीर्षक भूमिका में अभिनय किया और ABC बटा नेटफ्लिक्स राजनीतिक थ्रिलर सीरीज डेसिग्नेटेड सर्वाइवर 2016 से 19 में FBI स्पेशल एजेंट हन्ना वेल्स के रूप में भी मुख्य भूमिका निभाई। 5 उन्होंने एनिमेटेड सीरीज यंग जस्टिस 2012 से 19 में वंडर वुमन की आवाज दी। 2025 में क्यू ने प्राइम वीडियो सीरीज बेलार्ड में डिटेक्टिव रेनी बेलार्ड की मुख्य भूमिका में अभिनय करना शुरू किया, जो टेलीविजन सीरीज बॉश लिगेसी का एक स्पिन ऑफ था। प्रारंभिक जीवन मार्गरेट डेनिस क्विगली का जन्म और पालन पोषण होनोलुलु, हवाई में हुआ था। 6-7 उनकी मां वियतनामी है। 7-8 और उनके पिता पोलिश और आयरिश मूल के अमेरिकी है। 9 उनके माता पिता की मुलाकात तब हुई जब उनके पिता वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम में तैनात थे। 10-11 उनके 4 भाई बहन हैं। 7 उनका पालन पोषण कैथोलिक के रूप में हुआ। 12 वह बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गईं। 13-14 उन्होंने मिलिलानी वेना एलिमेंट्री स्कूल और व्हीलर इंटरमीडिएट स्कूल में पढ़ाई की। मिलिलानी हाई स्कूल में वह क्रॉस कंट्री, ट्रैक एंड फील्ड और तैराकी टीमों में शामिल थीं। उन्होंने सीनियर वर्ष में बेस्ट बॉडी का छात्र खिताब जीता और 1997 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 7 उन्होंने एक निजी विश्वविद्यालय से एथलेटिक्स छात्रवृत्ति प्राप्त की और पशु चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करना चाहती थीं। हालांकि उनका परिवार उनकी आर्थिक मदद करने में असमर्थ था। उन्होंने अगले स्कूल वर्ष की शुरुआत में फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने की उम्मीद में एक स्कूल वर्ष के अंत में हवाई छोड़ दिया। 15 आजीविका 2009 में द वॉरियर एंड द वुल्फ के विश्व प्रीमियर पर क्यू 1996 से 2005 मॉडलिंग और हांगकांग फिल्में। एक दोस्त के सुझाव पर क्यू ने 17 साल की उम्र में जापान के टोक्यो में मॉडलिंग शुरू की। ताइपेई, ताइवान जाने से पहले असफल रही। उसने हांगकांग में फिर से कोशिश की, जहां उसने मंच नाम मैगी क्यू का उपयोग करना शुरू कर दिया क्योंकि स्थानीय लोग क्विगले का सही उच्चारण नहीं कर सकते थे। 7, 10, 16 उसने कहा है कि यह उसके लिए आसान नहीं था। मेरी जेब में $20 थे। मेरा मतलब है, मैंने सचमुच वही काम किया जो मेरी माँ ने किया था जब उसने वियतनाम छोड़ा था।
भाषा नहीं बोलती थी, पैसे नहीं थे। 8 लेकिन हांगकांग में वह जैकी चैन की शिष्या बन गई, जिन्होंने उसे एक संभावित एक्शन स्टार के रूप में देखा। उनके गहन प्रशिक्षण ने उसे व्यावसायिकता का महत्व सिखाया और हमेशा अपने स्टंट खुद करने के लिए कहा। उसने बाद में कहा, 1998 में 17 उन्होंने टीवी ड्रामा हाउस ऑफ द ड्रैगन से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जो एशिया में बहुत बड़ी हिट रही। 2000 में उन्होंने हॉरर फिल्म मॉडल फ्रॉम हेल में अन्ना के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उसी साल एक्शन थ्रिलर जेनवाई कॉप्स में FBI एजेंट जेन क्विगली की भूमिका निभाई। जेनवाई कॉप्स में उनकी भूमिका ने चैन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्मों मैनहट्टन मिडनाइट और रश ओवर 2 इंच में कास्ट किया। 7 2002 में उन्होंने एक्शन फिल्म नेकेड वेपन में मार्शल आर्टिस्ट हत्यारे चार्लेन चिंग की भूमिका निभाई। 2004 में उन्होंने केली हू, रसेल वोंग और अन्य एशियाई अमेरिकी अभिनेताओं के साथ कॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेंटर फॉर एशियन अमेरिकन्स यूनाइटेड फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए मार्क एलन द्वारा निर्मित 30 सेकंड के PSA द लीस्ट लाइकली में सहअभिनय किया, जिसमें एशियाई और प्रशांत द्वीपवासी अमेरिकियों को पंजीकरण करने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 18, 19, 20, 21, 2005 में उन्होंने जर्मन सिंगापुरियन टीवी मिनी सीरीज हाउस ऑफ हार्मनी में फैन वोंग के साथ हार्मनी की भूमिका निभाई और जोकिन फीनिक्स द्वारा सुनाई गई पशु उपचार वृत्तचित्र अर्थलिंग्स का सहनिर्माण किया। 22, 2006 से 2013 हॉलीवुड करियर और निकिता। जुलाई 2010 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में टेलीविजन श्रृंखला निकिता के लिए एक पैनल में लिंडसी फोंसेका और क्यू। 2006 में क्यू ने टॉम क्रूज के साथ मिशन इम्पॉसिबल 3 में सहकलाकार के रूप में हॉलीवुड में सफलता हासिल की। उन्होंने IMF टीम की एकमात्र महिला सदस्य जेन की भूमिका निभाई। 2007 में वह ब्रूस विलिस की फिल्म लिव फ्री और डाई हार्ड में माई लिन के रूप में दिखाई दी। 7 जो डाई हार्ड श्रृंखला की चौथी फिल्म थी, और बॉल्स ऑफ फ्यूरी में मैगी के रूप में। 2008 में उन्होंने 3 किंगडम्स रिसर्जेक्शन ऑफ द ड्रैगन में काल्पनिक काओ यिंग की भूमिका निभाई, जो कि उनका पहला प्राचीन चीनी पोशाक प्रदर्शन था, जो सरदार काओ काओ की पोती थी। उस वर्ष वह इवान मैकग्रेगर और ह्यू जैकमैन अभिनीत ड्रामा थ्रिलर फिल्म डिसेप्शन में भी दिखाई दी। वह वीडियो गेम नीड फॉर स्पीड अंडरकवर में भी आकर्षक मुख्य पात्र संघीय एजेंट चेस लिन्ह के रूप में अभिनय करती है, जो ट्राई सिटी पुलिस के लिए खिलाड़ी का एकमात्र संपर्क है। 23 जुलाई 2013 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक पैनल के दौरान क्यू। 2010 में QCW श्रृंखला निकिता में मुख्य किरदार बन गई, जो एक हत्यारा बन गया, जो इसी नाम की 1990 की फ्रांसीसी फिल्म पर आधारित थी। 10 इसके प्रीमियर के बाद से उसे गलत तरीके से एक अमेरिकी टेलीविजन नाटक में पहली एशियाई अमेरिकी श्रृंखला की लीड के रूप में वर्णित किया गया है। 24 अभिनेत्री अन्ना में वोंग अपने शो द गैलरी ऑफ मैडम ल्यूत्सोंग के साथ एक अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला की पहली एशियाई अमेरिकी श्रृंखला की लीड थीं, जो 1951 में प्रसारित हुई थी। 25 क्यू को श्रृंखला में उनकी भूमिका के लिए ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। 26 27 उनके चरित्र को टीवी गाइड की, टीवी की सबसे सेक्सी क्राइम फाइटर्स और टीवी की सबसे सख्त महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था के रूप में भी जाना जाता है। बॉश बेलार्ड शैली अपराध नाटक पुलिस प्रक्रियात्मक पर आधारित माइकल कोनेली द्वारा रेनी बेलार्ड श्रृंखला द्वारा विकसित माइकल अलेमो केंडल शेरवुड शोरन्स माइकल अलेमो केंडल शेरवुड अभिनीत मैगी क्यू कोर्टनी टेलर माइकल मोस्ले रेबेका फील्ड विक्टोरिया मोरोल्स एमी हिल जॉन कैरोल लिंच उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका मूल भाषा अंग्रेजी ऋतुओं की संख्या 1 एपिसोड की संख्या 10 उत्पादन
कार्यकारी निर्माता माइकल कोनेली, हेनरिक बास्टिन, माइकल अलेमो, केंडल शेरवुड, ट्रिश हॉफमैन, जेट विल्किंसन, मेलिसा ओआते। उत्पादन कंपनियां हिरोनिमस पिक्चर्स, फेबेल एंटरटेनमेंट, अलेमो प्रोडक्शंस, बिटर रूट प्रोडक्शंस, अमेजन एमजीएम स्टूडियो। मूल रिलीज नेटवर्क प्राइम वीडियो, मुक्त करना 9 जुलाई 2025। संबंधित बॉश लिगेसी 2014। वर्तमान 2014 में क्यू ने इसी नाम के उपन्यास के रूपांतरण फिल्म डाइवर्जेंट में डंटलेस गुट के सदस्य तोरी वू की भूमिका निभाई। 4 क्यू ने डाइवर्जेंट के सीक्वल द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट में अपनी भूमिका दोहराई, जिसका फिल्मांकन 27 मई 2014 को शुरू हुआ और 20 मार्च 2015 को रिलीज हुआ। उन्होंने केविन विलियमसन की सीबीएस ड्रामा सीरीज टाकर 30 में मारियाना क्लावेनो और डायलन मैकडरमोट के साथ जासूस बेथ डेविस की भूमिका भी निभाई। 31 2014 से 15 के फॉल टेलीविजन सीजन के लिए 1 अक्टूबर 2014 को सीरीज का प्रीमियर हुआ। 32, 33, 27 अक्टूबर 2014 को सीरीज के पूरे सीजन का आदेश दिया गया था। 35 अक्टूबर 2013 में क्यू ने द क्रैश की शूटिंग शुरू की, जिसमें फ्रैंक ग्रिलो, अन्ना सोफिया रॉब, डायना एग्रोन, जॉन लेगुइजामो, एड वेस्टविक, मैरी मैककॉर्मैक, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड और मिनी ड्राइवर ने अभिनय किया। 36 इस फिल्म का निर्देशन आराम रैपापोर्ट ने किया था और इसका निर्माण हिलेरी शोर, अतीत शाह और आरोन बेकर ने किया था। द क्रैश का उत्तरी अमेरिका में 13 जनवरी 2017 को सीधा वीओडी और सीमित रिलीज हुआ था। 37 उन्होंने द डाइवर्जेंट सीरीज एलिगेंट में अपनी भूमिका दोहराई, जो डाइवर्जेंट सीरीज की तीसरी किस्त थी, जिसे 18 मार्च 2016 को रिलीज किया गया था। 38 फरवरी 2016 में यह घोषणा की गई थी कि वह एबीसी ड्रामा सीरीज डेसिग्नेटेड सर्वाइवर में हन्ना वेल्स, एक प्रमुख एफबीआई एजेंट के रूप में कीफर सदरलैंड के साथ सहकलाकार होंगी। 5 शो को नेटफ्लिक्स द्वारा तीसरे और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था, जिसे 7 जून 2019 को रिलीज किया गया था। हालांकि अंतिम सीजन की शुरुआत में ही उनके किरदार को मार दिया गया था। 39 दिसंबर 2020 में उन्होंने फॉक्स कॉमेडी सीरीज पिवोटिंग में सारा का किरदार निभाया। 40 उन्होंने सैमुअल एल. जैक्सन और माइकल कीटन अभिनीत एक्शन फिल्म द प्रोटेग में एक हत्यारे की भूमिका निभाई, जो 20 अगस्त 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 41 मार्च 2024 में यह घोषणा की गई कि उन्हें माइकल कोनेली के चरित्र पर केंद्रित बॉश स्पिन-ऑफ सीरीज में होमिसाइड डिटेक्टिव रेनी बेलार्ड के रूप में लिया गया था। वह हैरी बॉश, टाइटस वेलिवर की मदद से ठंडे मामलों की जांच कर रही है। 42 व्यक्तिगत जीवन 2014 की शुरुआत में अपने स्टॉकर सहकलाकार डायलन मैकडरमोट से सेट पर मिलने के बाद 14 जनवरी 2015 को उनकी सगाई की घोषणा की गई थी। 43 उन्होंने 2017 में कहा कि वे शादी करने की किसी भी जल्दी में नहीं थे। 44 उन्होंने फरवरी 2019 में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। 45 क्यू के पास 5 टैटू है, उसके दाहिने अग्रभाग पर एक क्रॉस, तिब्बती लिपि और उसके बाएं अग्रभाग पर एक छोटा त्रिकोण, उसकी तरफ एक जुलू कहावत उमुंतु गुमुंतु नगाबंटू, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति का चरित्र सामूहिक द्वारा बनाया जाता है, और उसके बाएं कूल्हे पर एक फीनिक्स, जिसे उसे निकिता को छोड़कर अपनी अधिकांश भूमिकाओं के लिए छुपाना पड़ा है। 46 2010 में एक विस्फोटक स्टंट के दौरान उसके कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद उसके दाहिने कान में अस्थायी रूप से सुनने की क्षमता कम हो गई। उनके पास न्यूयॉर्क के पाउंड रिज में एक घर था। 48 49 जिसे उन्होंने 2021 में जो क्राविट्स को बेच दिया। 50 उन्होंने घोषणा की कि वह 7 जुलाई 2025 को लाइव विद केली एंड मार्क के एपिसोड में शादीशुदा है। 51
पशु अधिकार सक्रियता। क्यू पशु अधिकारों के विषय पर मुखर है और उन्होंने शाकाहार को बढ़ावा देने वाले पेटा एशिया के अभियानों में हिस्सा लिया है। 52 कई वर्षों से शाकाहारी। उन्होंने कहा है कि मांस छोड़ना उनके द्वारा लिए गए सबसे पुरस्कृत निर्णयों में से एक था। मैं बेहतर महसूस करती हूँ, मेरे पास सेट पर और सेट से बाहर अधिक ऊर्जा है, और मुझे यह जानकर संतुष्टि होती है कि मैं जानवरों की पीड़ा को कम करने में मदद करने के लिए कुछ कर रही हूँ। 2008 में उन्हें पेटा एशिया पैसिफिक का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। 53 और पेटा ने उन्हें 2008 की सर्वश्रेष्ठ पोशाक वाली हस्तियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। उन्होंने तब से शाकाहारी बनकर अपने आहार से सभी पशु उत्पादों को काटने का कदम उठाया है। 54 पेटा ने उन्हें 2017 के अपने 3 सबसे सेक्सी शाकाहारियों में से एक नामित किया। 55 वह वर्तमान में एनिमल्स एशिया फाउंडेशन की एक राजदूत है। रेबेका फील्ड एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें लाइफटाइम ड्रामा सीरीज द क्लाइंट लिस्ट में लेसी जीन लॉकलिन की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें 2018 की फिल्म ए स्टार इज बॉर्न में गेल की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। जीवन और करियर। फील्ड का जन्म लेनॉक्स, मैसाचुसेट्स में हुआ था। उन्होंने ब्रिजवाटर स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। और अपने शुरुआती करियर में उन्होंने मोंक सहित कई टेलीविजन शो और फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। फील्ड को 2007 से 2008 तक एबीसी की अल्पकालिक टेलीविजन श्रृंखला अक्टूबर रोड में जेनेट की उनकी पहली नियमित भूमिका में लिया गया था। केली के हिप हॉप ओपेरा ट्रैप्ड इन द क्लोसेट में उन्होंने ब्रिजेट की भूमिका निभाई। 2009 में उन्होंने टीएनटी के हॉथोर्न में जारा पिंकेट स्मिथ के साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुसान विंटर्स की एक आवर्ती भूमिका निभाई। फील्ड ने डॉलहाउस, ड्रॉप डेड दिवा, ग्रेज एनाटॉमी, द मेंटलिस्ट, लाई टू मी, माइक एंड मॉली, क्रिमिनल माइंड्स, सीएसआई, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, कैसल और बॉडी ऑफ प्रूफ जैसे शो में अतिथि भूमिकाएं भी निभाई है। 2012 से 2013 तक फील्ड ने लाइफटाइम पर जेनिफर लव हेविट अभिनीत द क्लाइंट लिस्ट में लेसी की भूमिका निभाई। 2018 में फील्ड ने ए स्टार इज बॉर्न में गेल की भूमिका के लिए एक कैमियो रोल के लिए ऑडिशन जीता। गेल एक कॉन्सर्ट असिस्टेंट है जो ग्रीक थिएटर में ब्रैडली कूपर के किरदार, गायक जैक्सन मेन के मेहमान के रूप में लेडी गागा के किरदार एली का स्वागत करती है। फील्ड के मुस्कुराते, मिलनसार किरदार, जिसने अपनी कुछ पंक्तियों में सुधार भी किया, को फिल्म दर्शकों ने गर्मजोशी से स्वीकार किया। 3-4 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 कोठरी में फंसा, अध्याय 1 12 ब्रिजेट। 2007 मेट्रोसेक्सुअल टोन्या द एस्कॉट। कोठरी में फंसा, अध्याय 13 22 ब्रिजेट वीडियो संक्षिप्त। 2011 50 के करीब मिशेल। 2012 अमेरिकी पुनर्मिलन लोनी। अटक गया टेरी। 2014 भयानक बॉस 2 सेक्स एडिक्शन ग्रुप के सदस्य। 2018 चिंता मत करो, वह पैदल ज्यादा दूर नहीं जाएगा मार्गी बिग्यू। एक सितारा पैदा हुआ है, गेल 5। 2020 4 अच्छे दिन कोच मिलर। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2006 में अच्छे लड़के तारा टीवी श्रृंखला। साधु गेल एपिसोड, मिस्टर मोंक बम्प्स हिज हेड। मेंसिया का मन बेवकूफ लड़की एपिसोड, 2.4 इंच। 2007 एयर मनोवैज्ञानिक महिला एपिसोड, लाइट्स आउट। 2007 से 2008 अक्टूबर रोड जेनेट मीडोज मुख्य भूमिका, 19 एपिसोड। 2008 खेल टीना एपिसोड, द प्लाट्सकी थिकेंस। 2009 खेल टीना एपिसोड, सत्य और परिणाम। गुड़िया का घर क्रिस एपिसोड, सच्चा विश्वासी। बेहद खूबसूरत लूसी टाइनर एपिसोड, द एफ वर्ड। मुझसे झूठ जेना बायंस एपिसोड, कंट्रोल फैक्टर। निजी प्रैक्टिस राहेल गोल एपिसोड, द पेरेंट ट्रैप।
हॉथॉर्न सुसान विंटर्स एपिसोड पायलट ट्रस्ट मी, नो गट्स नो ग्लोरी। 2010 विशाल कोको टीवी श्रृंखला द मेंटलिस्ट लूसी जोएल एपिसोड उसके हाथों पर खून। माइक और मॉली जील एपिसोड माइक के नए जूते। 2011 आपराधिक दिमाग जेन गोल्ड एपिसोड टुडे आई डू। सीएसआई अपराध स्थल जांच लिसा कैलग्रोव एपिसोड टर्न ऑन ट्यून इन ड्रॉप डेड। ब्रेकआउट किंग्स कैंडेस प्लम एपिसोड द बैग मैन। हॉथॉर्न सुसान विंटर्स एपिसोड लड़ो या भागो। 2012 किला मर्लिन केन एपिसोड मेयर के लिए एम डायल करें। अल्काट्राज कैथी कैलाहन एपिसोड किट नेल्सन। सबूत के पिंड सूजी फोस्टर एपिसोड पहचान। 2012 से 2013 ग्राहकों की सूची लेसी जीन लॉकलिन मुख्य भूमिका। 2014 ग्रे की शारीरिक रचना सबाइन मैकनील आवर्ती भूमिका। 2015 एनसीआईएस लॉस एंजल्स जिनी एपिसोड रेज। 2016 कोर ब्लैक लोरी निकोलसन एपिसोड पांचवां चरण। चिड़ियाघर वेन एपिसोड चांद और तारा। 2017 दो चोटियां एक और माँ एपिसोड द रिटर्न भाग 7 इंच। 2018 स्टेशन 19 हन्ना शेरवुड एपिसोड पृथ्वी पर अंतिम दिन। 2018 बेशर्म एलिजा एपिसोड। 2019 द रेजिडेंट टीवी श्रृंखला सुसान मिचका एपिसोड पसंदीदा शब्द। कोर्टनी टेलर एक अमेरिकी अभिनेत्री और हास्य कलाकार है। एक जीवन और करियर। टेलर ने एचबीओ कॉमेडी सीरीज इनसिक्योर में आवर्ती भूमिका से पहले 2017 से 2019 तक वेब सीरीज सिंगल एंड एंक्सियस में अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत की। 2022 में उन्होंने हॉरर थ्रिलर फिल्म द इनविटेशन में दिखाई देकर बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। 3 उस वर्ष के अंत में टेलर को ऑल ब्लॉक कॉमेडी सीरीज सेंड हेल्प में एक नियमित भूमिका में लिया गया। 4 2022 से 2023 तक एबीसी कॉमेडी सीरीज एबॉट एलिमेंट्री में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी और 2023 में एबीसी ड्रामा द कंपनी यू कीप में भी श्रृंखला के प्रमुख के सहायक की भूमिका थी। 1-5-6-2024 में टेलर ने ड्रामा फिल्म आउट ऑफ माई माइंड में फोएबे राय टेलर, रोजमेरी डेविड, ल्यूक किर्बी और जूडिथ लाइट के साथ अभिनय किया। 7 फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। माइकल मोस्ले जन्म 16 सितंबर 1978 एक अमेरिकी टेलीविजन और फिल्म अभिनेता है जिन्हें स्क्रब्स 2009 से 2010 में ड्रू सफिन, पैन एम 2011 से 2012 में टेड वेंडरवे, कैसल 2010, 2012 और 2015 में जेरी टायसन उर्फ 3X के, सायरन 2014 से 2015 में जॉनी फेरेल, नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा ओजार्क 2017 से 2018 में पादरी मेसन यंग और क्रिमिनल माइंड्स, 2019 से 2020 में एवरेट लिंच के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। व्यक्तिगत जीवन। मोस्ले का जन्म सीडर फॉल्स, आयोवा में हुआ था। 2 सितंबर 2008 में उनकी सगाई अभिनेत्री अन्ना कैंप से हुई थी। उन्होंने 2010 में शादी की और 2013 में तलाक के लिए अर्जी दी। विक्टोरिया मोरोल्स जन्म 4 सितंबर 1996 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने डिज्नी चैनल के शो लिव एंड मैडी में एंडी का किरदार निभाया था। उन्होंने एमटीवी के टीन वुल्फ के सीजन 5 और 6, 2015 से 2017 में हेडन रोमेरो का किरदार भी निभाया है। 3 उन्होंने नताली मोरालेस द्वारा निर्देशित हुलू कॉमेडी प्लान बी में भी अभिनय किया। 4-5 जीवनी। मोरोल्स का जन्म कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास में हुआ था। 2 लॉस एंजल्स में अपने सपनों का पीछा करने के लिए उन्होंने मिडिल स्कूल के वर्षों के दौरान टेक्सास छोड़ दिया। उद्धरण वांछित 2014 में मोरोल्स डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी क्लाउड 9 में पिया के रूप में दिखाई दिए, जिसमें डव कैमरून और ल्यूक बेनवर्ड ने अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 17 जनवरी 2014 को हुआ था।
6. मोरोल्स कॉमेडी श्रृंखला लिव एंड मेडी में एंडी बस्टामेंटे की आवर्ती भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल हुए और इसी नाम की 1985 की फिल्म पर आधारित अलौकिक किशोर नाटक टीन वुल्फ में हेडन रोमेरो की आवर्ती भूमिका भी निभाई। 2018 में मोरोल्स ने रॉड्रिगो कोर्टेस द्वारा निर्देशित अलौकिक हॉरर फिल्म डाउन ए डार्क हॉल में सहअभिनय किया, जो लुइस डंकन के 1974 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 7. 2021 में मोरोल्स ने नताली मोरालेस द्वारा निर्देशित कुहू वर्मा के साथ आने वाली कॉमेडी फिल्म प्लान बी में अभिनय किया, जिसे 28 मई 2021 को हुलू द्वारा रिलीज किया गया था। 8. 2022 में मोरोल्स को सोफिया ब्रायंट, गस बिर्नी, सिवन एलिरा रोज और चेन हेंस के साथ एक्शन एडवेंचर पॉडकास्ट सीरीज ब्लडथर्स्टी हार्ट्स में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जहां उन्होंने सुसु की भूमिका निभाई। उसी वर्ष मोरोल्स ने 22 नवंबर 2022 को रिलीज हुई हॉरर फिल्म ब्लड रिलेटिव्स में जेन के रूप में नोआ सेगन के साथ सहअभिनय किया। मोरोल्स ने कॉमेडी ड्रामा सीरीज नेवर हैव आई एवर में मार्गोट रामोस की आवर्ती भूमिका निभाई। 2023 में मोरोल्स ने हॉरर फिल्म स्नो फॉल्स में कोल्टन ट्रान के साथ सहअभिनय किया, जहां उन्होंने एम की मुख्य भूमिका निभाई, जो 17 जनवरी 2023 को रिलीज हुई। एमी मैरी हिल, जन्म 9 मई 1953, एक अमेरिकी अभिनेत्री और स्टैंड अप कॉमेडियन है। हिल की पहली प्रमुख भूमिका ऑल अमेरिकन गर्ल में यूंगही ग्रैंडमा किम की थी। हिल अपने काम में अमेरिकी टेलीविजन पर एक मुख्य आधार रही है। उनकी कई भूमिकाएं प्रमुख आवर्ती भूमिकाएं हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है दैट्स सो रेवेन में श्रीमती डे पाउलो, जैकी चैन एडवेंचर्स में मामा तोरू, लिलो एंड स्टिच में श्रीमती हसागावा, द सीरीज लिलो एंड स्टिच में उनके द्वारा निभाई गई उसी चरित्र को दोहराते हुए, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जूनिपर ली में आहमाह जैस्मीन ली, एनलाइटन्ड में जूडी हार्वे, अमेरिकन डैड में माह लिंग, मॉम में बेवरली टार्नटिनो और प्रीचर में सुश्री मैनरिंग। हिल अमेजन प्राइम वीडियो के शो जस्ट एड मैजिक में मामा पी के रूप में नियमित रूप से दिखाई देती थीं, साथ ही बेसिक केबल नेटवर्क लाइफटाइम के अनरियल में डॉ वेगरस्टीन और CW के रोमांटिक कॉमेडी म्यूजिकल क्रेजी एक गर्लफ्रेंड में लूर्डेस चैन के रूप में भी दिखाई देती थीं। वह 2018 की रीबूट सीरीज मैग्नम पीआई में रॉबिन मास्टर की संपत्ति की सांस्कृतिक क्यूरेटर टेविला कुमू ट्विलेटा की भूमिका भी निभाती है। फिल्म में उन्होंने द कैट इन द हैट में मिसेज क्वान, 50 फर्स्ट डेट्स में सू और नेक्स्ट फ्राइडे में मिसेज होकिम की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। बाएं से कोरा मियाओ, हिल, रीटा यी और लॉरेन च्यू 1983 में। हिल का जन्म 9 मई 1953 को डेडवुड, साउथ डकोटा में जापानी नागरिक अयाको योनेओका हिल 1914 से 2008 और फिनिश अमेरिकी आर्ची रसेल हिल 1923 से 1979 के घर हुआ था, जिनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जब हिल 26 वर्ष की थीं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में एशियन अमेरिकन थिएटर कंपनी के साथ काम किया। हिल ने टोक्यो बाउंड, रियूनियन और बिसाइड माई सेल्फ की त्रयी सहित एकल महिला नाटक लिखे और प्रस्तुत किए। उद्धरण वांछित। आजीविका। हिल मार्गरेट चो के अल्पकालिक सिटकॉम ऑल अमेरिकन गर्ल में दादी युंगही की भूमिका में थीं, जिन्हें ग्रैंडमा या ग्रैंडमा किम के नाम से जाना जाता है। ऑल अमेरिकन गर्ल के रद्द होने के बाद हिल ने मे बी दिस टाइम में के ओहारा की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने बेटी व्हाइट और ऑल अमेरिकन गर्ल की पूर्व सहकलाकार एशले जॉनसन के साथ काम किया। उन्होंने मैक्स कीबल्स बिग मूव, बिग फैट लायर, द कैट इन द हैट, लेट्स गो टू प्रिजन, लिलो एंड स्टिच और इसका 2025 लाइव एक्शन रूपांतरण बिग गे लव और 50 फर्स्ट डेट्स फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने नाइट कोर्ट, 6 फीट अंडर, डेस्परेट हाउसवाइव्स, 2.5 मेन, किंग ऑफ द हिल, थर्ड रॉक फ्रॉम द सन, द सारा सिल्वरमैन प्रोग्राम और माई वाइफ एंड किड्स में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने टीवी शो में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाईं, जिनमें द ह्यूग्लीज में डीएल ह्यूगले के पड़ोसी, पैट मोरिता द्वारा अभिनीत की समलैंगिक बेटी, फ्रेंड्स में मोनिका और रेचेल की ऊपर वाली पड़ोसी,
दैट्स सो रेवेन में मिसेस डे पाउलो, जैकी चैन एडवेंचर्स में मामा तोहरू, लिलो एंड स्टिच द सीरीज में मिसेज हसागावा, द पजल प्लेस में पेनी कैंडी, फ्रेजियर में कैफे नर्वोसा की मालकिन मॉरीन नर्वोसा, अमेरिकन डैड में फ्रांसिन की दत्तक माह, जनरल हॉस्पिटल सीनफील्ड के छठे सीजन के अंतिम एपिसोड में उन्होंने कोरियाई युद्ध के दौरान फ्रैंक कोस्टांजा की लंबे समय से खोई हुई प्रेमिका की भूमिका निभाई। उन्होंने कुंग फू पांडा लीजेंड्स ऑफ ऑसमनेस के अंतिम एपिसोड में खलनायक पेंग बिंग की भूमिका निभाई। वह कर्ब योर एंथुजियाज्म 2001 के सीजन 2 एपिसोड 10 में भी दिखाई दीं। स्ट्रिप मॉल में उनकी नियमित भूमिकाएं थीं और द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जूनिपर ली में आहमा जैस्मीन ली की भूमिका में। हिल ने मॉम में बेवरली और प्रीचर में मिस मैनरिंग की नियमित भूमिकाएं निभाई है। 2018 से हिल ने रीबूट श्रृंखला मैग्नम पीआई में रॉबिन मास्टर की संपत्ति के सांस्कृतिक क्यूरेटर तेविला कुमुतुइलेटा के रूप में सहअभिनय किया है। माइकल जोसेफ कोनेली, जन्म 21 जुलाई 1956, एक जासूसी उपन्यासों और अन्य अपराध कथाओं के एक अमेरिकी लेखक है, विशेष रूप से एलएपीडी जासूस हिरेमोनस, हैरी बॉश और आपराधिक बचाव वकील मिकी हेलर पर आधारित उपन्यास। कोनेली 38 उपन्यासों और एक गैरकाल्पनिक कृति के बेस्ट सेलिंग लेखक है। उनकी पुस्तकों की 74 मिलियन से अधिक प्रतियां दुनिया भर में बिक चुकी है और 40 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। उनके पहले उपन्यास द ब्लैक इको ने 1992 में मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका एडगर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रथम उपन्यास का पुरस्कार जीता। 2002 में क्लिंट ईस्टवुड ने कोनेली के 1997 के उपन्यास ब्लड वर्क के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन और अभिनय किया। मार्च 2011 में कोनेली के उपन्यास द लिंकन लॉयर के फिल्म रूपांतरण में कोनेली 2003 से 2004 तक मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष थे। 3. प्रारंभिक जीवन। कोनेली का जन्म फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। वे प्रॉपर्टी डेवलपर डब्ल्यू. माइकल कोनेली और गृहिणी मैरी कोनेली की दूसरी सबसे बड़ी संतान थे। 4. वे आयरिश मूल के हैं। 5. कोनेली के अनुसार उनके पिता एक कुंठित कलाकार थे जो अपने बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। 6. और एक जोखिम लेने वाले व्यक्ति थे जो अपने करियर की तलाश में सफलता और असफलता के बीच झूलते रहते थे। कोनेली की मां अपराध कथाओं की प्रशंसक थीं और उन्होंने अपने बेटे को रहस्य उपन्यासों की दुनिया से परिचित कराया। 4. 12 साल की उम्र में कोनेली अपने परिवार के साथ फिलाडेल्फिया से फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा चले गए, जहां उन्होंने सेंट थॉमस एक्विनास हाई स्कूल में पढ़ाई की। 16 साल की उम्र में कोनेली की अपराध और रहस्य में रुचि तब बढ़ गई जब एक होटल में डिशवॉशर के रूप में काम करने के बाद घर लौटते समय उन्होंने एक आदमी को एक वस्तु को झाड़ी में फेंकते देखा। कोनेली ने जांच करने का फैसला किया और पाया कि वह वस्तु एक लकड़हारे की शर्ट में लिपटी एक बंदूक थी। बंदूक वापस रखने के बाद वह उस आदमी का बार तक पीछा करता रहा और फिर अपने पिता को बताने के लिए घर चला गया। बाद में उस रात कोनेली पुलिस को बार में ले गया, लेकिन वह आदमी पहले ही जा चुका था। इस घटना ने कोनेली को पुलिस अधिकारियों और उनके जीवन की दुनिया से परिचित कराया और उनके काम करने के तरीके से प्रभावित हुआ। 4. कोनेली ने अपने पिता के शुरुआती करियर को भवन निर्माण में चुनने की योजना बनाई थी और गेंसविले स्थित फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के रिंकर स्कूल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में निर्माण प्रबंधन की पढ़ाई शुरू की। उम्मीद से कम अंक पाने के बाद कोनेली रॉबर्ट ऑल्टमैन की फिल्म द लॉन्ग गुड बाय 1973 देखने गए। रेमंड चांडलर के 1953 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म ने कोनेली को एक रहस्य लेखक बनने के लिए प्रेरित किया। कोनेली घर गए और फिलिप मार्लो पर आधारित चांडलर की सभी रचनाएं पढ़ी और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं संचार कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया, जहां पत्रकारिता में मुख्य और रचनात्मक लेखन में गौण विषय था। 4. कैरियर का आरंभ। 1980 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद कोनेली को डेटोना बीच न्यूज जर्नल में
एक क्राइम बीट लेखक के रूप में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने लगभग 2 साल तक काम किया जब तक कि वे 1981 में फोर्ट लॉडरडेल न्यूज और सन सेंटिनल में नहीं चले गए। वहां उन्होंने दक्षिण फ्लोरिडा कोकीन युद्धों के दौरान क्राइम बीट को कवर किया। 3. वह कुछ वर्षों तक अखबार के साथ रहे और 1986 में उन्होंने और 2 अन्य पत्रकारों ने 1985 के डेल्टा फ्लाइट 191 विमान दुर्घटना के बचे लोगों के साक्षात्कार में कई महीने बिताए, जिसकी कहानी ने कॉनेली को पुलित्जर पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में जगह दिलाई। 7. इस सम्मान ने कॉनेली को लॉस एंजल्स टाइम्स में एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में नौकरी भी दिलाई। वह 1987 में अपनी पत्नी लिंडा मैककलेब के साथ कैलिफोर्निया चले गए। लॉस एंजल्स जाने के बाद कॉनेली हाई टावर कोर्ट देखने गए। 8. जहां रेमंड चैंडलर का किरदार फिलिप मार्लो रहता था, उनके 1942 के उपन्यास द हाई विंडो में, और रॉबर्ट ऑल्टमैन ने अपनी फिल्म द लॉन्ग गुड बाय 1973 के लिए इसका इस्तेमाल किया था। कॉनेली ने इमारत के मैनेजर से वादा लिया कि अगर कभी अपार्टमेंट खाली हुआ तो वे उसे फोन करेंगे। 10 साल बाद मैनेजर ने कॉनेली को ढूंढ निकाला और कॉनेली ने उस जगह को किराए पर लेने का फैसला किया। यह अपार्टमेंट कई सालों तक लेखन स्थल के रूप में काम आया। 6. 9. लॉस एंजल्स टाइम्स में 3 साल बिताने के बाद कॉनेली ने अपना पहला प्रकाशित उपन्यास द ब्लैक इको 1992 लिखा। इससे पहले उन्होंने 2 अधूरे उपन्यास लिखे थे जिन्हें प्रकाशित कराने का उन्होंने प्रयास नहीं किया था। 6. उन्होंने द ब्लैक इको को लिटिल ब्राउन को 1992 में प्रकाशित करने के लिए बेच दिया और अमेरिका के मिस्ट्री राइटर्स के सर्वश्रेष्ठ पहले उपन्यास के लिए एडगर पुरस्कार जीता। 7. पुस्तक आंशिक रूप से एक सच्चे अपराध पर आधारित है और यह कॉनेली के प्राथमिक आवर्ती चरित्र लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के जासूस हिरेमोनस हैरी बॉश 3 को पेश करने वाली पहली पुस्तक है, जो कॉनेली के अनुसार लेखक के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। 6. कॉनेली ने बॉश का नाम डच चित्रकार हिरेमोनस बॉश के नाम पर रखा। 2. 4. कॉनेली अपने काम को एक बड़े कैनवास के रूप में वर्णित करते हैं, जिस पर उनकी किताबों के सभी पात्र एक पेंटिंग की धाराओं की तरह तैरते रहते हैं। कभी कभी वे आपस में टकराते हैं, जिससे विपरीत धाराएं पैदा होती है। कॉनेली पिछली किताबों के पात्रों को वापस लाकर और उन्हें पहली बार पेश किए जाने के 5 या 6 साल बाद लिखी गई किताबों में भूमिका निभाने का मौका देकर ऐसा ही कुछ रचते हैं। 4. कॉनेली ने डिटेक्टिव बॉश के बारे में 3 और उपन्यास लिखे, द ब्लैक आइस 1993, द कंक्रीट ब्लोंड 1994 और द लास्ट कोयोट 1995, इससे पहले कि वह पूर्णकालिक लेखन के लिए रिपोर्टर की नौकरी छोड़ देते। जॉन कैरोल लिंच, जन्म 1 अगस्त 1963, एक अमेरिकी चरित्र अभिनेता और फिल्म निर्देशक है। उन्होंने पहली बार फार्गो 1996 में नॉर्म गुंडरसन की भूमिका के लिए नोटिस प्राप्त किया। वह एबीसी सिटकॉम द ड्रू कैरी शो 1997 से 2004 में शीर्षक चरित्र के क्रॉस ड्रेसिंग भाई स्टीव कैरी के साथ साथ अमेरिकन हॉरर स्टोरी 2014 से 2019 के 4 सीजन में अपने टेलीविजन काम के लिए भी जाने जाते हैं, विशेष रूप से ब्रेकआउट कैरेक्टर ट्विस्टी द क्लाउन के रूप में। उनकी फिल्मों में फेस ऑफ 1997, राशि चक्र 2007, ग्रैंड टोरिनो 2008, शटर आइलैंड 2010, क्रेजी, स्टूपिड, लव 2011, टेड 2 2015। उन्होंने 2017 की फिल्म लकी से निर्देशन में पदार्पण किया। प्रारंभिक जीवन। लिंच का जन्म बोल्डर, कोलोराडो में हुआ था। 1. उन्होंने डेनवर के रेजिस जेसुइट हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय से थिएटर की पढ़ाई की और 1986 में ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2. आजीविका। लिंच गुथरी थिएटर कंपनी के सदस्य थे। उन्होंने कई प्रस्तुतियों में अभिनय किया, कंपनी के साथ दौरे किए और 8 से ज्यादा सीजन तक वहां काम किया। 3. 4. लिंच ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत क्रम्पी ओल्ड मैन
1993 से की। उन्होंने कोएन बंधुओं की फिल्म फार्गो 1996 में नॉर्म गुंडरसन की सहायक भूमिका से प्रसिद्धि पाई। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में फेस ऑफ 1997, बबल बॉय 2001, गोथिका 2003, थिंग्स वी लॉस्ट इन द फायर 2007, ग्रैन टोरिनो 2008, शटर आइलैंड 2010, पॉल 2011 और क्रेजी स्टूपिड लव 2011 है। उन्होंने जोडिएक 2007 में आर्थर लेह एलन और द फाउंडर 2016 में मैकडॉनल्ड्स के पहले संस्थापक मैकडॉनल्ड की भूमिका निभाई। लिंच का टेलीविजन में भी एक व्यापक करियर रहा है। वह एबीसी के सिटकॉम द ड्रू कैरी शो में मुख्य किरदार के क्रॉस रेसिंग भाई स्टीव कैरी की भूमिका में दिखाई दिए। वह क्लोज टू होम, कार्निवल, बॉडी ऑफ प्रूफ और अमेरिकन हॉरर स्टोरी के सीजन 4, 5, 7 और 9 जैसे धारावाहिकों में भी नियमित कलाकार रहे हैं। 2018 में लिंच को सीबीएस ऑल एक्सेस ड्रामा $1 में बर कार्ल की मुख्य भूमिका में लिया गया था। 5, यह सीरीज एक सीजन के बाद रद्द कर दी गई थी। 2020 में लिंच ने डेविड ई. केली द्वारा निर्मित एबीसी क्राइम ड्रामा सीरीज बिग स्काई में रिक लेगार्स्की की मुख्य भूमिका निभाई। 6, अपने किरदार के मारे जाने के बाद वह रिक के जुड़वां भाई वुल्फ लेगार्स्की के रूप में फिर से सामने आए। उन्होंने आरोन सॉर्किन की प्रशंसित फिल्म द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 इंच में एक्टिविस्ट डेविड डेलिंगर की भूमिका भी निभाई। व्यक्तिगत जीवन। लिंच का विवाह 1997 से अभिनेत्री ब्रेंडा वेहले, जो गुथरी थिएटर कंपनी की पूर्व सदस्य भी है, से हुआ है। पुरस्कार और सम्मान। कोनेली ने रहस्य लेखकों को दिए जाने वाले लगभग हर बड़े पुरस्कार को जीता है, जिसमें एडगर पुरस्कार, 19 एंथनी पुरस्कार, 20 मैकाविटी पुरस्कार, 21 लॉस एंजल्स टाइम्स सर्वश्रेष्ठ रहस्य थ्रिलर पुरस्कार, 22 शमस पुरस्कार, 23 डिलिस पुरस्कार, 24 नीरो पुरस्कार, 25 बैरी पुरस्कार, 26 ऑडी पुरस्कार, 27 रिडले पुरस्कार, माल्टीज फाल्कन पुरस्कार, जापान। 38 कैलिबर पुरस्कार, फ्रांस, ग्रांड प्रिक्स डी लिटरेचर पोलिसियर, फ्रांस और प्रेमियो बैंकरेला पुरस्कार, इटली शामिल है। 28 2012 में द ब्लैक बॉक्स ने दुनिया का सबसे आकर्षक अपराध कथा पुरस्कार, 1,25,000 यूरो मूल्य का अपराध लेखन के लिए आरबीए पुरस्कार जीता। 29 उन्हें 2018 में क्राइम राइटर्स एसोसिएशन से कार्टियर डायमंड डैगर मिला। 30 लेखन तकनीकें। एक किताब शुरू करते समय वे कहते हैं, कहानी हमेशा स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन कोनेली को इस बात का अंदाजा होता है कि कहानी कहा जा रही है। 6 किताबें अक्सर वास्तविक दुनिया की घटनाओं का संदर्भ देती है, जैसे कि 1992 लॉस एंजल्स दंगे और 11 सितंबर के हमले। ऐसी घटनाएं जो मामूली महत्व की लग सकती है, कुछ किताबों में शामिल है क्योंकि उनमें कोनेली की व्यक्तिगत रुचि है। उदाहरण के लिए सिटी ऑफ बोन्स, जिसमें जासूस बॉश एक 11 साल के लड़के की हत्या की जांच करता है, कोनेली के शुरुआती वर्षों के दौरान एक बेटी के पिता के रूप में लिखी गई थी और यह घर के करीब पहुंची। कोनेली के अनुसार उनका अपने जीवन के सबसे बड़े डर के बारे में लिखने का इरादा नहीं था, यह बस उस तरह से सामने आया। 31 डेविड गेहरिन कहते हैं कि कोनेली जानबूझकर अलंकृत भाषा से बचते हैं। 32 जासूस बॉश का जीवन अक्सर कोनेली के अपने जीवन के साथ तालमेल बिठाकर बदलता रहता है। जब कोनेली देश भर में 3000 मील की यात्रा पर निकले, तो बॉश के अनुभवों ने उन्हें उस समय लिखी गई सिटी ऑफ बोन्स में एक नई दिशा दी। कोनेली के अनुसार उनका असली काम बॉश के बारे में लिखना है। 31 और उन्होंने ए डार्कनेस मोर देन नाइट में मैककेलेब और बॉश को एक साथ लाया ताकि बॉश को एक अलग नजरिए से देखा जा सके और किरदार को रोचक बनाए रखा जा सके। 31 कोनेली अक्सर अपने उपन्यासों में पात्रों के बीच दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। वॉयड मून में कोनेली अक्सर नायक कैसी ब्लैक और खलनायक जैक कार्च का अनुसरण करते हैं।
फेयर वार्निंग में कॉनेली कई मौकों पर पुस्तक के व्यापक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देते हैं। नियमित रूप से नायक जैक मैकएवॉय का प्रथम पुरुष दृष्टिकोण से अनुसरण करते हैं, जबकि कभी-कभी अपनी कहानी से हटकर खलनायकों का तृतीय पुरुष दृष्टिकोण से अनुसरण करते हैं। आवर्ती पात्र। नीचे दी गई सूची में शामिल हर पात्र, एक अपवाद को छोड़कर, हैरी बॉश की किसी न किसी किताब में दिखाई दे चुका है। माइकल कोनेली के सभी उपन्यास एक ही काल्पनिक दुनिया में घटित होते हैं और पात्रों का आपस में मिलना आम बात है। मुख्य पात्रों: हिरोनिमस, हैरी बॉश लॉस एंजल्स पुलिस विभाग का जासूस। माइकल मिकी हॉलर, आपराधिक बचाव वकील और बॉश के सौतेले भाई। टेरेल टेरी मैककेलेब, संघीय जांच ब्यूरो FBI के लिए आपराधिक प्रोफाइलर, जिसे लॉस एंजल्स में नियुक्त किया गया है। द कोर किलर का पता लगाने के दौरान मैककेलेब को हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ी। अपनी सर्जरी से उबरने के दौरान मैककेलेब का संपर्क ग्रेसिएला रिवर से होता है, जो उस महिला की बहन है जिसका हृदय उसके शरीर में प्रत्यारोपित किया गया था। वह उससे अपनी बहन की हत्या की जांच करने के लिए कहती है। इस उपन्यास पर आधारित और क्लिंट ईस्टवुड अभिनीत एक फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी। जैक मैकएवॉय, अपराध रिपोर्टर, कवि के पीड़ितों में से एक का भाई। रेचल वालिंग, FBI एजेंट। कैसी ब्लैक, चोर और पूर्व कैदी। वॉयड मून में मुख्य किरदार। द नैरोज में एक छोटी सी भूमिका। द ब्रास वर्डिक्ट में मिकी हॉलर ने उसकी अनोखी कार्यप्रणाली के आधार पर उसे एक ग्राहक बताया है। हेनरी पियर्स, रासायनिक वैज्ञानिक और उद्यमी। चेजिंग द डाइम में मुख्य पात्र। पियर्स एकमात्र कॉनेली पात्र है जो हैरी बॉश के किसी उपन्यास में कभी नहीं आया। वास्तव में वह किसी अन्य कॉनेली उपन्यास में भी नहीं आया है। हालांकि चेजिंग द डाइम में एक पात्र द्वारा बॉश का उल्लेख किया गया था, हालांकि नाम से नहीं। रेनी बेलार्ड, लॉस एंजल्स पुलिस विभाग की जासूस। पूर्णकालिक उपन्यासकार। माइकल कोनेली, लंदन, नवंबर 2013। माइकल कोनेली को 1994 में काफी प्रसिद्धि मिली जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एक किताब की दुकान से बाहर निकलकर इंतजार कर रहे कैमरों के सामने द कंक्रीट ब्लोंड की एक प्रति लेकर आए। लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोनों के बीच एक मुलाकात तय की गई। 1996 में कोनेली ने द पोएट लिखी, जो उनकी पहली किताब थी जिसमें बॉश नहीं थे। इसके बजाय नायक रिपोर्टर जैक मैकएवॉय थे। किताब सफल रही। 1997 में कोनेली एक और किताब, ब्लड वर्क 1997, लिखने से पहले ट्रंक म्यूजिक में बॉश के पास लौट आए, जो एक अलग चरित्र, FBI एजेंट टेरी मैककेलेब के बारे में थी। ब्लड वर्क पर 2002 में एक फिल्म बनाई गई थी, जिसका निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड ने किया था, जिन्होंने मैककेलेब की भूमिका भी निभाई थी। 4. एक एजेंट जिसका हृदय प्रत्यारोपित है और जो अपने दाता के हत्यारे की तलाश में है। कोनेली के दोस्तों में से एक के हृदय प्रत्यारोपण के बाद किताब एक साथ आई और उसने देखा कि सर्जरी के बाद उसका दोस्त उत्तरजीवी के अपराध बोध से क्या गुजर रहा था। 3. जब उनसे पूछा गया कि क्या बड़े पर्दे पर फिट करने के लिए किए गए बदलावों के खिलाफ उनके पास कुछ है, तो कोनेली ने बस जवाब दिया। कोनेली ने बॉश पर आधारित एक और किताब, एंजेल्स फ्लाइट 1999, लिखी। इसके बाद उन्होंने वॉयड मून 2000 लिखी, जो लास वेगास की चोर कैसी ब्लैक के बारे में एक स्वतंत्र किताब थी। 2001 में ए डार्कनेस मोर देन नाइट प्रकाशित हुई, जिसमें कोनेली ने बॉश और मैककेलेब को एक साथ मिलकर एक अपराध सुलझाने के लिए एकजुट किया। इससे पहले उन्होंने 2002 में 2 किताबें जारी कीं। पहली, सिटी ऑफ बोन्स, बॉश का 8वां उपन्यास था और दूसरी, चेजिंग द डाइम, एक गैरश्रृंखला उपन्यास था। 3. 2001 में कोनेली अपनी पत्नी और बेटी के साथ कैलिफोर्निया छोड़कर फ्लोरिडा के टाम्पा बे चले गए, ताकि वह और उनकी पत्नी दोनों अपने परिवारों के करीब रह सकें। 2003 में बॉश का एक और उपन्यास, लॉस्ट लाइट प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के साथ
एक सीडी जारी की गई, डार्क सेक्रेड नाइट, द म्यूजिक ऑफ हैरी बॉश, जिसमें कुछ जैज संगीत शामिल है, जिसे कॉनेली और काल्पनिक चरित्र बॉश दोनों सुनते हैं। 3 हालांकि लिखते समय कॉनेली विशेष रूप से वाद्य जैज सुनते हैं, क्योंकि इसमें दखल देने वाले स्वर नहीं होते हैं और क्योंकि कामचलाऊ वादन उनके लेखन को प्रेरित करता है। 2004 में प्रकाशित द नैरोज, द पोएट की अगली कड़ी थी, लेकिन इसमें मैकएवॉय की जगह बॉश को दिखाया गया था। 3 इस पुस्तक के साथ ब्लू निन नाइट, माइकल कॉनेलीज लॉस एंजल्स नामक एक डीवीडी जारी की गई, जिसमें मई 2005 में प्रकाशित द क्लोजर्स 11वां बॉश उपन्यास था। इसके बाद अक्टूबर में द लिंकन लॉयर आया, जो कॉनेली का पहला कानूनी उपन्यास है। इसमें बचाव पक्ष के वकील मिकी हॉलर बॉश के सौतेले भाई है। इस किताब पर 2011 में एक फिल्म बनाई गई थी, जिसमें मैथ्यू मैककोनाघे ने हॉलर की भूमिका निभाई थी। क्राइम बीट 2004 को रिलीज करने के बाद 11 एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में कॉनेली के अनुभवों के बारे में एक नॉनफिक्शन किताब, कॉनेली इको पार्क 2006 के साथ बॉश में वापस गए। 3 यह किताब अपने शुरुआती दृश्य को हाई टॉवर अपार्टमेंट में सेट करती है, जिसे कॉनेली ने किराए पर लिया था और वहीं से लिखा था। 6 उनकी अगली बॉश कहानी, द ओवरलुक, मूल रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में एक बहुभाग श्रृंखला के रूप में प्रकाशित हुई थी। कुछ संपादन के बाद इसे 2007 में एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया था। अक्टूबर 2008 में कॉनेली ने द ब्रास वर्डिक्ट लिखा, जिसमें बॉश और हॉलर पहली बार एक साथ आए। 3 इसके बाद उन्होंने द स्केयरक्रो, मई 2009 लिखा, जिसमें मैकएवॉय को मुख्य किरदार के रूप में वापस लाया गया। 9 ड्रैगन्स, एक उपन्यास जो बॉश को हांगकांग ले जाता है, अक्टूबर 2009 में प्रकाशित हुआ था। द रिवर्सल, अक्टूबर 2010, बॉश और हॉलर को फिर से जोड़ता है, क्योंकि वे एक बाल हत्यारे के पुनर्विचार पर राज्य के बैनर तले एक साथ काम करते हैं। हॉलर का उपन्यास द फिफ्थ विटनेस 2011 में प्रकाशित हुआ था। द ड्रॉप, जो आंशिक रूप से आस्थगित सेवानिवृत्ति विकल्प योजना का संदर्भ देता है, जिसका वर्णन उपन्यास द ब्रास वर्डिक्ट 2008 में किया गया था, 12 नवंबर 2011 में प्रकाशित हुआ था। बॉश का अगला उपन्यास द ब्लैक बॉक्स 2012 था। कॉनेली का अगला उपन्यास एक कानूनी थ्रिलर, हॉलर की वापसी थी, द गॉड्स ऑफ गिल्ट 2013। उनकी अगली पुस्तक द बर्निंग रूम 2014 में बॉश की वापसी थी, और फिर कॉनेली ने बॉश के उपन्यासों द क्रॉसिंग 2015 और द रॉन्ग साइड ऑफ गुडबाय 2016 में हॉलर को मुख्य सहायक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया। फिल्म और टेलीविजन, कॉनेली लेवल 9 के रचनाकारों और कार्यकारी निर्माताओं में से एक थे, जो एक एक्शन टीवी सीरीज थी जो 2000 से 2001 सीजन में यूपीएन टेलीविजन नेटवर्क पर 13 एपिसोड के लिए प्रसारित हुई थी। 13 उनके उपन्यास ब्लड वर्क पर 2002 में एक फिल्म बनाई गई थी, जिसकी पटकथा ब्रायन हेल्गेलैंड ने लिखी थी और निर्देशन क्लिंट ईस्टवुड ने किया था, जिन्होंने इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई थी। कॉनेली वीडियो डॉक्यूमेंट्री ब्लू निन नाइट, माइकल कॉनेलीज लॉस एंजल्स 2004 का विषय है। 14 उन्होंने कभी कभी एबीसी कॉमेडी ड्रामा टीवी सीरीज कैसल में खुद के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 15-16 साथी अपराध लेखकों जेम्स पैटरसन, डेनिस लेहेन और स्टीफन जे कैनेल के साथ वह कैसल के पोकर दोस्तों में से एक थे। कॉनेली के उपन्यास द लिंकन लॉयर पर 2011 में फिल्म बनाई गई थी, जिसमें मैथ्यू मैककोनाघे ने बचाव पक्ष के वकील माइकल मिकी हॉलर की भूमिका निभाई थी। 2022 में ई स्टूडियोज ने द लिंकन लॉयर सीरीज में कॉनेली के दूसरे उपन्यास द ब्रास वर्डिक्ट को 10 एपिसोड की एक सीरीज में विकसित किया, जिसका शीर्षक था द लिंकन लॉयर टीवी सीरीज। इस सीरीज को सीबीएस ने रद्द कर दिया और नेटफ्लिक्स ने इसे फिर से शुरू किया। इस सीरीज को आलोचकों और दर्शकों का सकारात्मक प्रतिसाद मिला और यह अपने पहले 3 दिनों में नेटफ्लिक्स पर
सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। द फिफ्थ विटनेस पर आधारित दूसरा सीजन 2023 में और द गॉड्स ऑफ गिल्ट पर आधारित तीसरा सीजन 2024 में रिलीज हुआ। कोनेली साउंड ऑफ रिडेम्पशन द फ्रैंक मॉर्गन स्टोरी के कार्यकारी निर्माता है, जो जैज सैक्सोफोन वादक फ्रैंक मॉर्गन के बारे में एक वृत्तचित्र है। कॉनेली ने अमेजन स्टूडियोज के लिए बॉश नामक एक टीवी सीरीज का निर्माण किया, जो कॉनेली के हैरी बॉश उपन्यासों पर आधारित थी। इसकी स्ट्रीमिंग 2014 की शुरुआत में अमेजन प्राइम पर शुरू हुई और अमेजन पर 7 सीजन तक चली, जिसका समापन 2021 में हुआ। कॉनेली द्वारा निर्मित बॉश लिगेसी नामक एक स्पिन-ऑफ 2022 में अमेजन फ्रीवी पर स्ट्रीमिंग शुरू हुई। कॉनेली की लघु कहानी एवलॉन को डेविड ई केली और कॉनेली द्वारा एबीसी के लिए एक टेलीविजन श्रृंखला में रूपांतरित किया जा रहा है। 2024 में कॉनेली ने द वंडरलैंड मैसेकर और द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ हॉलीवुड की मेजबानी की और लिखा, जो एमजीएम प्लस के लिए एक वृत्तचित्र श्रृंखला थी, जिसने वंडरलैंड हत्याओं के बारे में उनके 2021 के सच्चे अपराध पॉडकास्ट को अनुकूलित किया। अन्य पात्र इनमें से प्रत्येक पात्र कॉनेली के कम से कम 2 उपन्यासों में आया है। लेफ्टिनेंट ग्रेस बुलेट्स बिलेट्स हॉलीवुड होमिसाइड स्क्वाड में बॉश की सुपरवाइजर के रूप में हार्वे पाउंड्स की उत्तराधिकारी। जब पहली बार उनसे परिचय हुआ तो उनका एक पति था, लेकिन किज राइडर के साथ समलैंगिक संबंध थे। मैरलिन मैडी बॉश बॉश और एलेनोर विश की बेटी, मिकी हॉलर की भतीजी। 33 जोएल ब्रेमर लॉस एंजल्स टाइम्स क्राइम बीट पर कीशा रसेल के पूर्ववर्ती। द कंक्रीट ब्लोंड में यह स्थापित होता है कि ब्रेमर ने द डॉलमेकर नामक एक सीरियल किलर द्वारा की गई हत्याओं की एक श्रृंखला के बारे में एक उपन्यास लिखा था। ब्रेमर ने इस पैटर्न का इस्तेमाल खुद कई हत्याएं करने के लिए एक आवरण के रूप में किया। अर्ल ब्रिग्स द गॉड्स ऑफ गिल्ट तक हॉलर का नियमित ड्राइवर, जब वह एक कार दुर्घटना में मारा जाता है। एलिजाबेथ क्लेटन एक ड्रग एडिक्ट जो टू काइंड्स ऑफ ट्रूथ में बॉश की मदद करती है। बदले में वह एलिजाबेथ की बेटी डेजी के हत्यारे को ढूंढने में मदद करने की कोशिश करता है। डार्क सेक्रेड नाइट में एलिजाबेथ आत्महत्या कर लेती है। 34 जॉन चेस्टेन पूर्व लैप्ड आंतरिक मामलों के जासूस एंजल्स फ्लाइट की घटनाओं के दौरान मारे गए। डेविड चू आरएचडी स्पेशल होमिसाइड में बॉश का साथी। 9 ड्रैगन्स की घटनाओं के दौरान एलएपीडी की एशियन गैंग्स यूनिट एजीयू के साथ था। टेरेसा कोराजोन द ब्लैक आइस में बॉश की प्रेमिका, बाद में सिटी ऑफ बोन्स और ए डार्कनेस मोर देन नाइट में दिखाई देती है। चिकित्सा विशेषज्ञ परीक्षक जेरी जेड एडगर उर्फ जे एडगर हॉलीवुड होमिसाइड स्क्वाड में बॉश का पूर्व साथी, टू काइंड्स ऑफ ट्रूथ में कैलिफोर्निया के मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में दिखाई देता है। इग्नासियो इग्गी फेरस आरएचडी होमिसाइड स्पेशल यूनिट में बॉश का पूर्व साथी, 9 ड्रैगन्स की घटनाओं के दौरान मारा गया। हेले हॉलर मिकी हॉलर और मैगी मैकफरसन की बेटी, हैरी बॉश की भतीजी। एरॉन हेज उस समुद्र तट का एक लाइफगार्ड जहां बेलार्ड अक्सर सर्फिंग करता है या सोता है। बेलार्ड के साथ उसका अनौपचारिक यौन संबंध है। कार्मेन हिनोजोस एलएपीडी मनोवैज्ञानिक, पहली बार द लास्ट कोयोट में दिखाई देती है। बाद में बॉश हांगकांग से लौटने पर मैडी को 9 ड्रैगन्स की घटनाओं से निपटने में मदद करने के लिए उससे संपर्क करता है। इरविन एस इरविंग पूर्व एलएपीडी उप प्रमुख और विभाग में बॉश के मुख्य प्रतिद्वंद्वी, बाद में एलए शहर के पार्षद बने। जॉन इवर्सन ट्रंक म्यूजिक में लास वेगास मेट्रोपॉलिटन पुलिस जासूस, बाद में वॉयड मून में दिखाई देता है। थेल्मा किबल कैसी ब्लैक की पैरोल अधिकारी। हॉवर्ड कुर्लेन वैन नुइस डिवीजन में जासूस और हॉलर के लगातार विरोधी। जेनिस लैंगवाइजर पूर्व अभियोजक, अब आपराधिक बचाव वकील। राउल लेविन द लिंकन लॉयर में मिकी हॉलर का निजी अन्वेषक, घटनाओं के दौरान मारा गया। रॉय लिंडेल उर्फ ल्यूक गोशेन
एफबीआई एजेंट जो पहली बार ट्रंक म्यूजिक में दिखाई देता है। बड़ी लॉकरीज, मैककेलेब का मित्र और व्यापारिक सहयोगी। लोला, बेलार्ड का कुत्ता, एक बचाया हुआ कुत्ता, बेलार्ड की हर पुस्तक में दिखाई देता है। बेला लूर्डेस, सैन फर्नांडो पुलिस विभाग में बॉश की साथी, द रॉन्ग साइड ऑफ गुडबाय में दिखाई देती है और डार्क सीक्रेट नाइट में बॉश और बेलार्ड की सहायता करती है। ऑस्कर लुजोन, सैन फर्नांडो पुलिस विभाग में बॉश का एक सहकर्मी, टू काइंड्स ऑफ ट्रूथ में दिखाई देता है। डार्क सीक्रेट नाइट में पता चलता है कि लुजोन ने गैंगस्टर दोस्तों को एक जांच के बारे में सूचना दी थी और हिरासत में रहने के दौरान आत्महत्या का प्रयास करता है, जिसके परिणामस्वरूप बॉश को विभाग से बर्खास्त कर दिया जाता है। मैगी मैकफियर्स मैकफरसन, वैन नुइस डिवीजन में एक अभियोजक, हॉलर की पहली पूर्व पत्नी। रॉबर्ट ओलिवस, द लेट शो में आरएचडी के लेफ्टिनेंट, जिन्होंने बेलार्ड का यौन उत्पीड़न किया था। उनकी शिकायत के कारण उन्हें लेट शो में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि किसी ने उनका समर्थन नहीं किया। द नाइट फायर के समय तक उन्हें कैप्टन के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। लुसियस पोर्टर, हॉलीवुड होमिसाइड डिटेक्टिव, द ब्लैक इको और द ब्लैक आइस। हार्वे 98 पाउंड्स, हॉलीवुड होमिसाइड स्क्वाड में बॉश का पूर्व पर्यवेक्षक, द लास्ट कोयोट में हत्या कर दी गई। एबेल प्रैट, एलएपीडी ओपन अनसॉल्व्ड यूनिट पर्यवेक्षक। किजमिन किज राइडर, हॉलीवुड होमिसाइड स्क्वाड और आरएचडी ओपन अनसॉल्व्ड यूनिट में बॉश की पूर्व साथी, अब लॉस एंजल्स पुलिस प्रमुख की सहायक। जब उसका परिचय हुआ, तब वह अपनी कमांडिंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट ग्रेस बिलेट्स के साथ समलैंगिक संबंध में थी। ग्रेसिएला रिवर्स मैककेलेब, टेरी मैककेलेब, ब्लड वर्क की शुरुआत में ग्रेसिएला और उसके भतीजे रेमंड से मिलती है। अ डार्कनेस मोर देन नाइट में टेरी और ग्रेसिएला शादीशुदा है और कैटालिना द्वीप पर रह रहे हैं। उनकी एक छोटी बेटी है और उन्होंने रेमंड को गोद ले लिया है। द नैरोज में वह बच्चों के साथ मुख्य भूमि पर वापस आ जाती है। केशा रसेल, लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्टर, लॉस एंजल्स क्राइम बीट से शुरुआत की, अब डीसी में रहती है और कभी कभी बॉश के लिए जानकारी उपलब्ध कराती है। जैक मैकेवॉय की पूर्व पत्नी। लैरी साकाई, एलएपीडी के कोरोनर तकनीशियन। फ्रांसिस फ्रेंकी शीहान, डकैती हत्या प्रभाग में बॉश का मूल साथी। लूसिया लकी सोटो, द बर्निंग रूम में बॉश की साथी। डार्क सीक्रेट नाइट में बेलार्ड की सहायता करती है। लोर्ना टेलर, मिकी हॉलर की वर्तमान सचिव और दूसरी पूर्व पत्नी। एड थॉमस, हॉलीवुड होमिसाइड डिटेक्टिव, द पोएट में उल्लेखित, बाद में द नैरोज में दिखाई देता है। स्टीवन वासिक, एंजेल्स फ्लाइट में एक प्रोसेस सर्वर, लेखक के एक वास्तविक जीवन के परिचित पर आधारित। वासिक को लेखक की वेबसाइट पर हांगकांग की तस्वीरों का श्रेय दिया गया है। फोटो गैलरी 15 से 17। जे विंस्टन, लॉस एंजल्स काउंटी शेरिफ विभाग के जासूस, ब्लड वर्क और ए डार्कनेस मोर देन नाइट में बॉश और मैककेलेब दोनों के साथ काम करते हैं। एलेनोर विश, पूर्व एफबीआई एजेंट, पूर्व अपराधी और बॉश की पूर्व पत्नी, बॉश की बेटी मैडी की मां, हांगकांग चली गई। 9 ड्रैगन्स की घटनाओं के दौरान मारी गई। दोस्तों बात कर ली जाए सेक्शनों की, तो इसमें तकरीबन हमें फर्स्ट सेक्शन अभी देखने को मिला है, जिसमें तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिले और इसी वीक पर इसे प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया है। सारे एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं। बाकी सारी कुछ अपडेट मैंने इस सीरीज़ के बारे में बता दी। अपकमिंग सेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ जिस भी मूवी या सीरीज़ के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या अपकमिंग वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।